ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अभी से मुद्दों के महादंगल में कूदे हुए हैं, जो वक्त के साथ बदल भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है। आलम तो यह है कि एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आरक्षण हटाओ आंदोलन के चेहरे हर्ष दुबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है आरक्षण सुधार के नाम पर बीजेपी आरक्षण हटाओ की कोशिश कर रही है। तो अब सवाल यह है, आरक्षण का यह दंगल 27 के यूपी विधानसभा चुनाव में किसका करेगा मंगल और किसका करेगा अमंगल? आज तक मेरे लाइफ में मेरी फैमिली ने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाया इसी रिजर्वेशन की वजह से। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। भाजपा सरकार से बदला लाने का काम कर रही है। हम किसी का विरोध नहीं करते, ब्राह्मण किसी का विरोध नहीं करती है, मगर ब्राह्मण ऊपर ये विरोध कर रहे हैं लोग, ये गलत है। 27 के चुनावी रण से पहले यूपी की राजनीति हर दिन रंग बदल रही है। राम मंदिर में दान चोरी और नीट पेपर लीक के बाद आरक्षण, यूपी में सियासी समीकरणों की लड़ाई का नया फ्रंट बनता दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से सुलगी ये सियासी आग अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में जनरल कैटेगरी के लोगों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी सरकारी सहायता देने का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस का भी विरोध किया। यूजीसी रोलबैक होनी चाहिए, रिजर्वेशन में संशोधन होना चाहिए, जो देखो एससी एक्ट है इस पर भी संशोधन होना चाहिए। लगातार दलित जो हैं जो मुख्य धारा में को लाना जाए, जो आरक्षण को बार बार मलाई काट रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। इसमें दिक्कत कहाँ है? आरक्षण हटाने की तो बात ही नहीं हुई, आरक्षण को रिफॉर्म्स की बात है, सुधार की बात की जा रही है कि ये अमीरों की तिजोरी से निकलकर गरीब की थाली तक भी पहुंचनी चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आरक्षण जातिवादी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। और इस सोती सरकार को पता होना चाहिए कि देश को गर्त में डाल दे रही है। लगातार जातीय संघर्ष इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रहा है। इतनी भी हमारी समाज इतनी मूर्ख इतनी वो नहीं है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं लेकिन कानून के दायरे में रह करके, फिर भी अगर गवर्नमेंट हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रही है तो उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण सुधार आंदोलन के नेता हर्ष दुबे और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उनकी डिमांड को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हमारा का कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुँचाया। ये हर्ष जी ने हमें दिया है, इस पत्र को हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और 2 दिन के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ फिर बैठक होगी और पूरी बात हम फिर आपको बताएंगे। ब्रजेश पाठक का ये कहना भर था कि यूपी की राजनीति में उबाल आ गया। विपक्ष ने अपने तरकश से बीजेपी के खिलाफ सियासी तीर निकाल लिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। मामला आरक्षण का है तो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एससी, एसटी और ओबीसी समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुए कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की मांग उठाई गई। ये नई मांग कतई भी उचित और देशहित में नहीं है।
आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समतामूलक समाज बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले पर विपक्ष तो बीजेपी पर हमलावर है ही, अपने भी तेवर दिखा रहे हैं। ये लोग आरक्षण के विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, हमेशा आरक्षण का विरोध करता है। 2015 में मोहन जी भागवत ने भी स्पष्ट कहा था आरक्षण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के विरोध में है। वो देश के संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में है। ऐसे आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधियों को हमारा बहुजन समाज, बहुजन मिशन, पिछड़ा समाज सबक सिखाएगा। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। मतलब 27 के महादंगल से पहले यूपी में विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि आरक्षण पर यह दंगल किसका मंगल करेगा? इस सवाल के पीछे कई कारण हैं। उसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि यूपी का सियासी गणित क्या कहता है। 2024 के आम चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को और धार दे रहे हैं। 2024 में एसपी ने 17 आरक्षित सीटों में से 7 पर कब्जा जमाया था। वो इस बढ़त को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दों को लगातार उठा रही है। दूसरी तरफ अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। वहीं बहन जी ने भी अपने कोर वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ब्रजेश पाठक का हर्ष दुबे के साथ खड़े रहना बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है? बीजेपी सामान्य वर्ग के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है। वो बताना चाहती है कि राज्य सरकार ने इस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसके प्रतिनिधियों से संवाद करने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला बीजेपी के लिए भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों में अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां ओबीसी, दलित और आदिवासियों का ज्यादा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 21 से 22% है। ये वोट बैंक राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 85 आरक्षित सीटों पर जीत हार तय करता है। साथ ही 140 से ज्यादा सामान्य सीटों पर भी सीधा प्रभाव रखता है। वैसे आरक्षण का मुद्दा केवल बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है, विपक्ष के लिए भी चैलेंजिंग है। अगर विपक्ष आरक्षण हटाओ आंदोलन का ज्यादा मुखरता से विरोध करता है तो फिर बीजेपी उसे ओबीसी दलित राजनीति तक सीमित करने की कोशिश कर सकती है और सामान्य वर्ग में ये नैरेटिव बना सकती है कि विपक्ष आरक्षण व्यवस्था में किसी भी बदलाव के खिलाफ है। क्योंकि यूपी में दलित 20 से 21% है तो सवर्ण भी 17 से 19%। इनमें ब्राह्मण 8 से 10%, राजपूत 5 से 6%, वैश्य 2%, भूमिहार, त्यागी और दूसरे 2 से 3%। जो इस तरीके की भ्रम की स्थितियां और झूठ और असत्य परोस करके लोग सत्ता की नाव से आगे बढ़ना चाहते हैं, अब देश की जनता कहीं गुमराह नहीं होने वाली है। देश की जनता जानती है कि इस राज्य में उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मान मर्दन सबसे ज़्यादा किसने किया। 1995 के अगर आप पंचायतों के आरक्षण को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में, इस राज्य में किसने सबसे ज़्यादा पिछड़ों और दलित भाइयों के हकों और हकूक़ को छीनने का काम किया। कुल मिलाकर आरक्षण का विरोध और समर्थन दो धारी तलवार है। ऐसे में ये दंगल 27 में किसका मंगल करेगा, ये वक्त ही तय करेगा। और अब अगली खबर में बात जेन ज़ी, आधी आबादी की। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस सामाजिक विज्ञान को भला राजनेताओं से बेहतर और कौन समझ सकता है। इसी सियासी सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए हर दल जेन ज़ी की बात कर रहा है। पुणे में राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ाकर जेन ज़ी की आधी आबादी को साधने की कोशिश की।
वहीं मिलेनियल के सपनों पर सवार होकर सत्ता में आई बीजेपी भी जेन जी के अपने पक्ष में लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। 2029 प्रदेश की सियासत की तस्वीर कैसे बनेगी, ये काफी हद तक जेन जी ही तय करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए आप। आप सभी जेन जी हैं, जेन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाए। Your future champion of this democracy, Shri Rahul Gandhi. इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। जेन जी, जेन अल्फा शिक्षा स्कूल, ये वो शब्द हैं जो देश की राजनीति विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। पक्ष और विपक्ष इस युवा आबादी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है ताकि सत्ता की बिसात सुनिश्चित की जा सके। जेन जी और जेन अल्फा की इस रेस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई लकीर खींची है। पुणे की ये तस्वीरें हैं जहां शनिवार को राहुल गांधी ने गूंज सीरीज के चौथे चैप्टर को अनफोल्ड किया। छात्रों के साथ संवाद पर आधारित इस बातचीत की खास बात ये थी कि इस बार राहुल के कार्यक्रम में सिर्फ आधी आबादी शामिल थी। राहुल गांधी के सामने हजारों जेनजी लड़कियां मौजूद थी और निशाने पर थी बीजेपी सरकार। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। आधी आबादी यानी लड़कियों और महिलाओं से संवाद स्थापित कर राहुल गांधी सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को देश की आधी आबादी के खिलाफ बताया तो बीजेपी ने भी जवाबी पलटवार में महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में माँ दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा माँ का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास न विजन है, न सकारात्मक एजेंडा, और इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें कर वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की गुहार लगाने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पुरजोर मुखालफत क्यों करी? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश की नारियों की और मातृशक्ति की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र तक सिमट कर रह जाए। जवाब में बीजेपी एक तरफ मोदी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कामों को गिना रही है तो दूसरी तरफ वंदे मातरम में मां दुर्गा का उल्लेख कर हिंदुत्व की भावनाओं को भी उभार रही है। वहीं नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेनजी से संवाद करने के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसकी थीम थी मंथन फॉर युवा। इस कार्यक्रम में क्रिकेटर तिलक वर्मा भी शामिल हुए थे। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ युवाओं से बात की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उनके निशाने पर भी राहुल गांधी ही रहे। स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे, जिसके खिलाफ वोट कर रहे। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूँ, खाने के दांत अलग है,
दिखाने की बात अलग है। पुणे में राहुल गांधी ने जिस आधी आबादी को संदेश देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, वो आधी आबादी बीजेपी का एक मजबूत वोट माना जाता है। वेलफेयर स्कीम, लाभार्थी योजना के जरिए बीजेपी ने इन्हें अपने पक्ष में किया है, लेकिन 2029 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये कोशिश बीजेपी के एक मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की है। छात्र आंदोलन के बाद राहुल गांधी युवाओं के सामने खुद को सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। युवाओं में भी उनका जोर जेनजी की आधी आबादी पर है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तब सीजेपी के बजाय राहुल गांधी लेफ्ट छात्र नेता बोरा से मिले थे। वहीं मुंबई में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन रोकने वाली रिया आहिर से भी उन्होंने मुलाकात कर जेनजी की आधी आबादी को संदेश देने की कोशिश की थी। जेनजी की आधी आबादी अपनी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा आजाद ख्यालों की है। नई आधी आबादी पीढ़ी के लिए वेलफेयर स्कीम से ज्यादा बड़ा मुद्दा उसकी स्वतंत्रता और समानता है। समानता और स्वतंत्रता की बात कहकर राहुल गांधी नई आधी आबादी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. बीते कुछ महीनों में देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि जेनजी सिर्फ युवा वोटर नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है सूचना तक उसकी सीधी पहुंच। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में देश की राजनीति यही पीढ़ी तय करेगी। भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है, जिसका 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र वालों का है। 37 करोड़ युवा 15 से 29 साल की उम्र के हैं। 18 से 29 साल की उम्र वाले 22 करोड़ वोटर हैं। यानी देश का युवा सत्ता की तस्वीर क्या होगी, ये तय करने की ताकत रखता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूथ सोशल इंजीनियरिंग का टेस्ट यूपी विधानसभा चुनाव में होगा। समाजवादी पार्टी भी शिक्षा का मुद्दा उठा रही है, तो जवाबी पलटवार खुद सीएम योगी की तरफ से हो रहा है। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीड़ित परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हम 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे। अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। जाति धर्म फ्रीबीज के इतर ये पहली बार हो रहा है जब शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राजनीति के ये नए मुद्दे परंपरागत चुनावी रणनीतिकारों के लिए भी नई पहेली साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये वो पहली पीढ़ी है जो इंटरनेट के दौर में पैदा हुई। उसे अपने सवालों का जवाब भी चाहिए और अधिकार भी, और जब ये नहीं मिलते तो वो सड़क पर आकर आंदोलन करते हैं। और अब दिन की तीसरी बड़ी खबर में बात कॉकरोच जनता पार्टी की। जयपुर में स्कूल्स की जांच करने पहुंचे सीजेपी के नेताओं को गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका पर केस दर्ज हुआ है। बात सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं, महाराष्ट्र के लातूर में भी दिपके पर एफआईआर हुई है। अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका कॉकरोच जनता पार्टी के ये वो बड़े नेता हैं जिन पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। 15 अगस्त को ही कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की थी। अभिजीत दिपके के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं अभिषेक रांका के खिलाफ जयपुर में SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज हुई है।
20 अगस्त को अभिजीत दीपके लातूर के एक सरकारी स्कूल में गए थे। इसी स्कूल विजिट का 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जारी किया था, जिसमें दीपके स्कूल की खराब व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। सरकारी स्कूल में घुसकर हंगामा करने और शैक्षणिक काम में बाधा डालने के आरोप में अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे समेत 4-5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दीपके और उनके लोगों पर बिना अनुमति के स्कूल में प्रवेश, फोटो वीडियोग्राफी और शिक्षकों को धमकाने के आरोप है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे नेता आशुतोष राखा पर भी जयपुर में SC/ST के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला 21 अगस्त का है, जब आशुतोष राखा और उनकी टीम जयपुर के रामपुरा कवरपुरा गांव में स्कूल देखने जा रहे थे। रास्ते में स्थानीय लोगों ने CJP के लोगों को रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। शिकायत में कहा गया है कि आशुतोष राखा और CJP कार्यकर्ताओं ने गांव में आकर हंगामा किया, स्थानीय महिलाओं और पुरुषों के साथ गाली गलौज की, स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं CJP का दावा है कि उन्हें स्थानीय लोगों ने नहीं, BJP के कार्यकर्ताओं ने गांव में घुसने से रोका। इसके बाद CJP की तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। CJP का दावा है कि इस हिंसा में उसके कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई है। हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो FIR है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, पर आपके पास एविडेंस होगा। हमारे पास एविडेंस है जो हमने पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। तो जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है, हिंसा की है, मारपीट की है, आप उनको अरेस्ट कीजिए। जिस स्कूल को लेकर रामपुरा गांव में क्रॉस FIR हो गई, उसकी बदहाली की तस्वीर सबसे पहले ABP न्यूज ने ही अपने कैमरे पर दिखाई थी। बताया था कि किस तरह गाय और भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा था। नहीं दिखाएंगे सर, प्लीज चलिए आप। पूरा सर अलाउ नहीं है। ये ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जी सुबह से कर रहे हो, सुबह से कर रहे हो। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये बताइए, ये बगल में भूसे रखे हुए हैं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे, आप कैमरे पर हाथ नहीं लगाएंगे। आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते आप। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। ABP न्यूज की खबर का असर हुआ है। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। स्कूल को तबेले से हटाकर बगल वाली बिल्डिंग में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को हो जाएगा। साथ ही बदहाल स्कूल का निर्माण कार्य 1 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान में स्कूलों के मुद्दे पर CJP के निशाने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। अब बचाव में RSS का सहयोगी संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आ चुका है। ABRSM ने CJP पर स्कूलों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की इच्छा से ही बालक उस स्थान पे पढ़ रहे हैं और एक दिल्ली से चलकर झुंड में आकर वातावरण दूषित करने के उद्देश्य से वहाँ आ रहे हैं। तो क्या ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं? तो वो इस सोच के साथ कर रहे हैं कि ये यहाँ आकर हमारे विद्यालय का, इन बालकों का हित करने आ रहे हैं। हम ऐसे प्रत्येक समूह, संगठन या दल की निंदा करेंगे जो बिना पूर्व अनुमति के विद्यालयों में गलत ढंग से प्रवेश करेगा। ऐतराज सिर्फ इस बात पर है कि वहां आकर के हंगामा करना। आप सहयोग के लिए अगर तत्पर रहेंगे तो आपका हमेशा स्वागत रहेगा, किसी भी प्रकार का सहयोग। हालांकि CJP का दावा है कि वो स्कूल ठीक करो अभियान को जारी रखेंगे। इसी कड़ी में आज जोधपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, परीक्षा, पाठ्यक्रम और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।